इस लेक्चर में हम लोग और कुछ बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे जो सिलेबस बोलता है आप लोग को आगे पढ़ना है। स्ट्रेस को हम लोगों ने ब्रीफली इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देखा था, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उसका कितना टाइप्स है, सभी चीज़ों को और देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, ये दो टॉपिक आज कवर होगा। स्ट्रेस, द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत बड़ा है। सभी लोग जल्दीबाजी में बोल देते हैं सभी जगहों पर कि फोर्स पर यूनिट एरिया, सपोज करिए एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, अप्लाइड फोर्स, ये डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड हो रहा है ऊपर से P, और सपोज करिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उस दिन इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्रॉस सेक्शन एरिया किसे बोलते हैं, लेटरल एरिया किसे बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एरिया किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एरिया है, ये कैसा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेटरल एरिया है। और जो ये पेरीफेरी के अलोंग आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, चारों तरफ सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो एरिया दिख रहा होगा वो लॉन्गिट्यूडनल एरिया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस में हम लोग एरिया का बात करते हैं वो कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सभी को नॉर्मली प्रोनाउंस कर देते हैं स्ट्रेस का डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज स्ट्रेस, जबकि ये गलत डेफिनेशन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया। अब फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस क्या है इसको समझिए, ये अप्लाइड फोर्स है। ये अप्लाइड फोर्स क्या चाह रहा है, इस पूरे बॉडी को डिफॉर्म्ड करना। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल कोहेशन है वो इस डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा है। तो अपोज कर रहा है तो कुछ ना कुछ एक्शन लग रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट में रिएक्शन लगा रहा होगा, तभी वो डिफॉर्मेशन रुका हुआ है। अगर रिएक्शन नहीं लगा पाता तो डिफॉर्मेशन इसमें होता। ठीक है, रिफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि जो शेप पहले का था अभी भी वही शेप है। तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बोलता है। तो जितना ये जैसे कि इसको हम लोग समझे एरिया को यहाँ पे अलग से हटा के देखें, तो जितना अप्लाइड फोर्स है उसके अगेंस्ट में इसका रिएक्शनरी फोर्स भी लग रहा होगा, जो इस फोर्स के वजह से जो डिफॉर्मेशन होना चाह रहा है उस डिफॉर्मेशन को रोके हुए। ठीक है, और मैथमेटिकली जितना अप्लाइड फोर्स है, जितना एक्शन है, उतना ही रिएक्शन भी होगा। ठीक है, P इक्वल्स टू R, तभी ये बॉडी P और R आपस में बराबर है, तभी ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, समान अवस्था में है। नहीं तो वो डायनेमिक अवस्था में होता, मूव करता या फिर डिफॉर्म होता। ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एक्शन जितना अप्लाइड हो रहा है उतना ही रिएक्शन होगा, और यही रिएक्शन डिफॉर्मेशन को रोके हुए। ठीक है, अपने लैंग्वेज में समझे। अब किताबी लैंग्वेज में वही बात बोल रहा है, द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया। अब फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस P नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स है, फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस R है। अब लकीली बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो P इक्वल्स टू R है, तो सिंपली लोग लिख देते हैं P डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, क्योंकि P बराबर R है। लेकिन डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो ये अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया स्ट्रेस को डिफाइन नहीं करता है, रेसिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, जो फोर्स रेसिस्ट कर रहा है डिफॉर्मेशन को, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी, जो एक बॉडी ऑफर करता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। क्लियर, मतलब हो गया होगा। यहाँ पे एक तरह से स्ट्रेस क्या है, दबाव को ही बोलते हैं, प्रेशर को ही बोलते हैं, ये डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। ठीक है, मैथमेटिकली इसको समझे, स्ट्रेस इक्वल्स टू P अपॉन A। ठीक है, P इक्वल है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, समान अवस्था में है, तो P इक्वल्स है R, इसलिए यहाँ पे P लिखा जाता है। ठीक है, P डिवाइडेड बाय A, जहाँ पे P क्या है, अप्लाइड लोड है। ठीक है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसके बाद है यूनिट हम लोग देखें स्ट्रेस का, तो MKS यूनिट में, MKS पद्धति में किलो फोर्स पर मीटर स्क्वायर से सूचित करते हैं। SI यूनिट जो है उसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से सूचित करते हैं। तो और या पास्कल से भी हम लोग सूचित करते हैं। 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत जगह बड़ा अगर अमाउंट आने लगे तो किलो पास्कल यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलो पास्कल इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से और बड़ा अगर अमाउंट होगा तो हम लोग उसको मेगा पास्कल 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद और बड़ा अमाउंट होगा तो गीगा पास्कल 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद टेरा पास्कल भी है, 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका किलो पास्कल अगर बोला जाए, किलो पास्कल तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर इसको
मेगा पास्कल आपको कहीं पे लिखना हो, मेगा पास्कल 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका गीगा पास्कल 10⁹, उसका टेरा पास्कल 10⁻²। इस तरह से अलग अलग, अगर बहुत बड़ा अगर स्ट्रेस है उसको अगर छोटे किसी वर्ड में, या फिर जैसे कि किलोबाइट होता है, बहुत ज़्यादा किलोबाइट होगा तो MB में हम लोग लेते हैं, उसके बाद GB में लेते हैं, उसके बाद TB में लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अमाउंट अगर बहुत बड़ा हो तो इस तरह से अलग अलग यूनिट कन्वर्सन है, ठीक है। इसको हम लोग जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो फर्दर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने तरह का होता है? तो बेसिकली स्ट्रेस को 2 कैटेगरी में यहाँ पे बाइफर्केट किया गया है। एक डायरेक्ट स्ट्रेस है, दूसरा इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस में फर्दर अब सब डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस को समझते हैं पहले। डायरेक्टली लोड को अगर अप्लाइड करें, ठीक है, डायरेक्टली लोड को लगाए और उस लोड के वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो एक डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे जो फिगर बना है ये एक डायरेक्ट स्ट्रेस का एग्जांपल है कि लोड लगा, इस लोड के वजह से ही यहाँ पे इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा, वो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस में भी फर्दर जो सब कैटेगरी है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है जो कि बॉडी को डिफॉर्म तो करेगा, डिफॉर्म लेकिन किस डायरेक्शन में, उसको छोटा कर देगा, रिड्यूस करेगा उसका लेंथ को। तो वो किस तरह का स्ट्रेस हुआ? कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि लोड कैसा लग रहा है? कंप्रेसिव, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर यही लोड इधर ना लग के ऊपर की तरफ लगता, ठीक है, इस बॉडी को खींचना चाहता, और जो इसमें तब डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? इलोंगेट हो जाएगा बॉडी। तो वो लोड चूंकि टेंसाइल है तो उसके वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा वो कैसा स्ट्रेस होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर? कंप्रेसिव स्ट्रेस को समझ गए, टेंसाइल स्ट्रेस को समझ गए। अब शियर स्ट्रेस को समझते हैं। शियर स्ट्रेस को समझने के लिए एक बोल्ट का एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे 2 प्लेट है, 2 प्लेट को आपस में इस तरह से जोड़े हैं किसी बोल्ट से। रिवेटिंग बोल्टिंग बहुत जगह देखे होंगे आप लोग, जो हम लोगों के घरों में चापाकल होता है उसमें भी बोल्टिंग किया रहता है, या फिर रेलवे स्टेशन पे बहुत जगह पुराना जो गड्डर वगैरह है, ब्रिज है, उसमें बोल्टिंग इस्तेमाल होता है। 2 प्लेट है, इस प्लेट में इधर लोड अप्लाइड हो रहा है और इस प्लेट में इधर लोड अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर लोड होने लगे तो इस पॉइंट के अबाउट इस रिवेट को, सिर्फ इस रिवेट को फोकस करिए, यहाँ पे जो रिवेट है इसको फोकस करिए। ये रिवेट जो है कट जाएगा, कट के कैसा हो जाएगा? आधा पोर्शन इधर चला गया और आधा कटा हुआ पोर्शन जो है इधर आ गया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लोड अप्लाइड हुआ तो इसका 2 टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। कट के इधर एक पोर्शन इसके साथ आ गया और एक पोर्शन इसके साथ चला गया। तो इस प्लेन पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हुआ, इस प्लेन पे यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, वो किस तरह का स्ट्रेस है? वो ना ही डायरेक्ट स्ट्रेस है, वो किस तरह का स्ट्रेस है? शियर स्ट्रेस है, ठीक है। शियर मतलब कटना, सिंपली किसी पर्टिकुलर प्लेन के अबाउट अगर 2 डायरेक्शन में लोड लग रहा है और यहाँ पे एक शियर प्लेन बन रहा है तो उस शियर प्लेन के अबाउट कटना चाहेगा, उस तरह का जो स्ट्रेस होगा वो कैसा स्ट्रेस है? शियर स्ट्रेस। अगर इसी रिवेट में इस डायरेक्शन पे लोड लगता तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस होता, ठीक है। इसी रिवेट में अगर इस डायरेक्शन में लोड लगता, ये रिवेट के जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, इसी के अलोंग अगर लोड लगता तो ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होता, और कंप्रेसिव लगता लोड तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस होता। लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा, नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में 2 अपोजिट फोर्स एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, और यहाँ पे एक प्लेन बना, उस प्लेन के अबाउट कट गया, ठीक है। अगर यह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता तो वो कपल फॉर्म हो जाता, रोटेशन हो जाता, ठीक है। तो कपल मोमेंट और शियर में थोड़ा सा अंतर। इसको समझने के लिए एक हम लोग जो एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि कैंची है, ठीक है। कैंची से जब आप बाल काटते हैं उसमें 2 अलग अलग फोर्स है, ब्लेड जो है उसमें 2 फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। उसके बीच में अगर बाल आता है और दोनों के बीच में, दोनों ब्लेड के बीच में डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का है, उसके बीच में अगर बाल आएगा वो कट जाएगा, यानी कि शियर के वजह से कटा, शियर फोर्स के वजह से कटा। अगर वही थोड़ा ब्लेड पुराना हो गया है, ये थोड़ा लूज हो गया, दोनों के बीच में गैप आ गया है, ठीक है, दोनों ब्लेड के बीच में गैप आ गया है, अब अगर उसमें बाल आता है तो वो रोटेट कर जाता है, कपल कर जाता है, वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे कपल प्रोड्यूस्ड हो गया, मोमेंट प्रोड्यूस्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स के बीच में एक थोड़ा डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे जो फोर्स है दोनों एकदम सटा हुआ ही था, और एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस, जो गैप है ना के बराबर गैप है,
और किसी यहाँ पे एक प्लेन फॉर्म हो रहा है, शियर प्लेन फॉर्म हो रहा है। इसके वजह से दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, तो इसके वजह से इस प्लेन के अबाउट ये कटना चाह रहा है और फाइनली लोड बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव होगा, तो शियर स्ट्रेस एक्सेसिव हो जाएगा और फाइनली दो अलग अलग पार्ट में जो ये रिवेट है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शियर स्ट्रेस से समझते हैं। इस प्लेन के अबाउट जो लगा फोर्स वो कैसा है, शियर फोर्स है, और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो कैसा स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है। ठीक है, वो शियर स्ट्रेस। अब इनडायरेक्ट स्ट्रेस पे आते हैं। इसमें फर्दर दो कैटेगरी है, बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्सनल स्ट्रेस। इसको समझते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्सनल स्ट्रेस को। जैसे एक यहाँ पे एक बीम लीजिए, इस तरह से कोई बीम है और ये दो किसी सपोर्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, एक बीम है, अपने घर में देखते होंगे बीम, किसी दो सपोर्ट पे, दो पिलर्स पे, दो पाया पे रखा हुआ है। ठीक है, इस पे कोई आदमी खड़ा है, किसी तरह का लोड लग रहा है। ठीक है, ये लोड क्या चाहेगा, इस बीम को इस तरह से झुकाना। ठीक है, इस तरह से तोड़ना चाहेगा, क्योंकि बीच में तो सपोर्ट तो दो किनारे पे है, अब बीच में एक खाली है, दरवाजा के पास इस तरह से लगा हुआ है, तो दरवाजा आने जाने के लिए यहाँ पे गैप खाली है। ठीक है, दो पिलर्स है, यहाँ पे बीम है, तो ऊपर से जो भी ईंट के वजह से या फिर कोई आदमी खड़ा है उसके वजह से लोड लग रहा है, तो ये बीम को इस तरह से बेंड करना चाहेगा। बेंड करना चाहेगा तो ऊपर ये जो फाइबर है, इस जो सैग हो गया है इस तरह से, सपोज करिए, इमेजिन करिए कि वो इस तरह से सैग हो गया, तो ऊपर वाला फाइबर जो है वो एक तरह से कंप्रेस हो रहा है। पहले नॉर्मल अवस्था में था, अब वो क्या हो रहा है, एक तरह से कंप्रेस हो रहा है, इस तरह से कंप्रेस हो रहा है। और नीचे वाला जो फाइबर पहले नॉर्मल अवस्था में था, ठीक है, बीम का दो फाइबर का बारे में बात करें, एक टॉप मोस्ट फाइबर, एक बॉटम मोस्ट फाइबर, तो नीचे वाला जो फाइबर है वो इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोड लगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और उसके वजह से इस ऊपर वाले फाइबर पे जो एक स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो स्ट्रेस क्यों प्रोड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि ये बेंड होना चाह रहा है, टूटना चाह रहा है, उसके वजह से ऊपर वाला फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस और नीचे वाला फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नीचे वाले फाइबर में बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। तो जब भी बेंडिंग प्रोड्यूस्ड होता है तो एक ही टाइम पे दो तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा, एक कंप्रेसिव भी और एक टेंसाइल भी। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होता है, सिर्फ एक टाइम पे एक ही तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा, इधर वो कंप्रेसिव रहेगा तो थ्रू आउट द लेंथ कंप्रेसिव ही होगा, अगर टेंसाइल है तो थ्रू आउट द लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया में टेंसाइल स्ट्रेस ही प्रोड्यूस्ड होगा, जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, इस तरह का कोई पिलर्स है या कोई भी मेंबर है, उस पर डायरेक्ट लोड लग रहा है, तो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया किस तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन इसमें थ्रू आउट द डेप्थ देखिए, ऊपर में कंप्रेसिव, नीचे में टेंसाइल। ये किस वजह से हो पाया, बेंडिंग के वजह से। ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग नहीं था, ये पे एक्सियल थ्रस्ट लग रहा था, इस तरह से कंप्रेशन लग रहा था, और यहाँ पे क्या लग रहा है, बेंडिंग प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और बेंडिंग के वजह से एक तरह का इनडायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है अलग अलग फाइबर में, टॉप मोस्ट फाइबर में कंप्रेसिव, बॉटम मोस्ट फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये आगे हम लोग को जो बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में आप लोग को यूनिट भी है, पढ़ना भी है, लास्ट यूनिट, सेकंड लास्ट यूनिट होगा आई थिंक, तो वहाँ पे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वो किस तरह का स्ट्रेस है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस है। आइए अब समझते हैं टॉर्सनल स्ट्रेस को। अब देखिए किसी तरह का एक शाफ्ट है, सपोज करिए कोई स्टील का इस तरह से कोई मेंबर है, और एक यहाँ पे ये रिजिड है, फिक्स्ड है, एक एंड जो है रिजिड है, दूसरा एंड फ्री है, और इस फ्री एंड पे इस तरह का रोटेशन कोई घुमा रहा है। ठीक है, इस तरह का रोटेशनल फोर्स लग रहा है, अब ना ही एक्सियल फोर्स लग रहा है, ना ही ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है, रोटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे किसी तरह का। जैसे कि ये सपोज करिए एक शाफ्ट है, इसको यहाँ पे इस एक एंड पे पकड़े हुए हैं और दूसरा एंड पे इस तरह से रोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, रोटेशन दे रहे हैं, तो ये एक एंड जो है वो फिक्स्ड है और दूसरा एंड रोटेट होना चाह रहा है, तो इसके वजह से जो है इसके अलग अलग फाइबर पे एक तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है। टॉप मोस्ट फाइबर पे अलग, जैसे जैसे अंदर हम लोग जाते जाएंगे, जैसे इसमें बहुत सारा लेयर्स है ना, इन्फिनिट नंबर ऑफ लेयर्स है, तो जितना लेयर्स है उसके अलग अलग डिस्टेंस पे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो अलग अमाउंट का स्ट्रेस होगा, कुछ डिस्टेंस और नीचे जाएंगे तो अलग अमाउंट का स्ट्रेस होगा। इस तरह से अलग अलग फाइबर पे, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे, अगर टॉप मोस्ट लेयर से बात करें तो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग इंटेंसिटी का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू ये रोटेशन। उस तरह का स्ट्रेस जो है वो कैसा स्ट्रेस कहलाएगा, टॉर्सनल स्ट्रेस। ये भी अपने आप में एक यूनिट है जो बीटेक में पढ़ना है लोगों को। आप लोगों को डिप्लोमा में टॉर्सनल स्ट्रेस के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। ये बड़ा यूनिट है अपने आप में,
ठीक है। तो यहाँ पे रफली हम लोग इंट्रोडक्शन जान गए, बेंडिंग स्ट्रेस किसे बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेस किसे बोलते हैं। जो आप लोग को डिटेल में यहाँ पे जो पढ़ना है, डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में एकदम बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स भी है, एनालिसिस भी है। बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस तो हम लोग सीख गए। अब आते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन के बारे में भी इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीखा था, आज फिर से देखते हैं डिटेल में, ठीक है। When a body is subjected to some external force, there is some change in dimension of the body. The ratio of change in dimension of the body to the original dimension is termed as strain. ठीक है। जब भी किसी तरह का लोड अप्लाइड होता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का मटेरियल है, उस मटेरियल में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल है तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन भले नेकेड आई से वो नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर डिफॉर्मेशन होता है तो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, जैसे कि इस तरह का कोई मटेरियल था, लोड लगने से पहले इसका लेंथ L था, अब लोड लगाए तो जैसे कि ये एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाए तो इसका लेंथ थोड़ा सा घट गया। ये नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग इमेजिन किए कि ये थोड़ा सा लेंथ जो है पहले से घट गया। कितने अमाउंट का घटा है, DL अमाउंट का, ठीक है। अब इतना सा ही लेंथ बचा, तो ये DL अपॉन प्रीवियस जो लेंथ था L, इसी दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, और सूचित करते हैं छोटी e से, DL अपॉन L। इट इज़ द यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। ऊपर भी mm, DL का भी यूनिट mm, ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट mm, ये कट गया, ये यूनिट लेस क्वांटिटी हो गया, ठीक है। फिर से डेफिनेशन को एक बार देखते हैं। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स, जब भी बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्टेड होता है, उस पर लगता है, देयर इज सम चेंज इन डायमेंशन, थोड़ा बहुत अमाउंट का उसमें चेंज इन लेंथ होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन, रेशियो एक तरह का रेशियो है, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन, डिनोटेड बाय स्मॉल ई, क्लियर। अब टाइप ऑफ स्ट्रेन हम लोग देखते हैं, ये 4 टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। सबसे पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे कि ये लॉन्गिट्यूडनल लोड लग रहा है, इस तरह का लोड जो है लॉन्गिट्यूडनल लोड है। लॉन्गिट्यूडनल लोड ये कंप्रेसिव लोड का एग्जांपल है। तो इसके वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है, वो लोड लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। 2 तरह का डायरेक्शन होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और एक लैटरल डायरेक्शन है। क्रॉस सेक्शन एरिया या लैटरल एरिया बात कर रहे थे, उसी तरह से ये वाला जो एरिया है वो लैटरल एरिया है, और ये वाला जो एरिया फोर्स के अलोंग, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन वाला जो एरिया है वो लॉन्गिट्यूडनल एरिया, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला एरिया जो वो लैटरल एरिया है, ठीक है। तो इस तरह का जो फोर्स है वो इस एक्सिस के पैरेलल है, और इसके वजह से जो भी स्ट्रेन आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कोई बॉडी है इस तरह से, इसका कि लेंथ L है सपोज, और ये डेप्थ D है, डेप्थ D। एक रबड़ को आप लीजिए, उसको खींचिए, ठीक है, आपके पास जो इरेजर है उसको खींचिए, तो उसका लेंथ क्या होगा, थोड़ा सा इलोंगेट होगा। लेकिन सेम टाइम पे अगर आप नोटिस करिएगा, उसका डेप्थ और थिकनेस थोड़ा सा घट जाता है, दब जाता है, ठीक है। उसका जो चौड़ाई पहले था, लेंथ भले आप लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस लगाए तो लेंथ इंक्रीज किया, डिफॉर्म हुआ, इलोंगेशन हुआ, लेकिन सेम टाइम पे उसका क्रॉस सेक्शन जो डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शन में 2 डायमेंशन, एक विड्थ और डेप्थ, और लॉन्गिट्यूडनल में एक डायमेंशन लेंथ, ठीक है। अगर 3 डायमेंशनल बॉडी का बात करें, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी यहाँ पे जैसे देखते हैं, इसी को 3 डायमेंशन बॉडी से हम लोग समझते हैं। इस तरह का लोड लग रहा है, यूनी एक्सियल लोड है, एक ही एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में लोड लग रहा है। बाई एक्सियल लोडिंग भी हो सकता है, ठीक है, ट्राई एक्सियल लोडिंग भी हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, ए 3 डायमेंशनल बॉडी विच इज सब्जेक्टेड टू यूनी एक्सियल लोडिंग। तो इसका जो लेंथ है, इस टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल लोड की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सेम टाइम पे इसका विड्थ जो है, ये जो B वाला पार्ट है, और डेप्थ जो है, थिकनेस वाला पार्ट जो है, वो B भी घट जाएगा और D भी घट जाएगा। फॉर द एग्जांपल हम अभी बताएं, जैसे कि रबड़ को हम लोग खींचते हैं तो इसका लेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बढ़ता है, लेकिन लैटरल डायरेक्शन, लैटरल में 2 डायरेक्शन, एक विड्थ और एक डेप्थ या थिकनेस, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। क्यों घट रहा है, क्योंकि इसका जो लोड का डायरेक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल के अलोंग है। तो लॉन्गिट्यूडनल के अलोंग जो स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसको बोलेंगे, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल्स टू dl अपॉन l, यानी कि जो भी लेंथ में डिफॉर्मेशन होगा, इलोंगेट होगा, वो अमाउंट और जो पहले का अमाउंट था, इस दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे इस लोड के वजह से विड्थ घट जाएगा और डेप्थ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इमेजिन करिए कि स्मॉल अमाउंट, जैसे कि लेटरल स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ विड्थ dB, जिसको कि जैसे कि ये पहले विड्थ b था, अब थोड़ा घट गया, तो कितना अमाउंट से घटा, dB अमाउंट से। पहले डेप्थ d था, अब थोड़ा सा घट जाएगा, तो कितना अमाउंट से घटेगा, इमेजिन करते हैं dd अमाउंट से। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन द क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन है उसमें चेंज इन विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ, इस दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, लेटरल स्ट्रेन। चूंकि विड्थ घट रहा है इसीलिए माइनस से सूचित किए। ठीक है, जो चेंज इन डेप्थ होगा, जिसको कि dd बोल रहे हैं, अपन ओरिजिनल डेप्थ जो पहले था, इसमें भी कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा इसका डायमेंशन, वो अमाउंट माइनस साइन के साथ चूंकि डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय पहले जो अमाउंट था d, उस दोनों का रेशियो। ये भी एक तरह का किस तरह का स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन। पहले भी डिस्कस किए, लेटरल में 2 डायमेंशन है, विड्थ और डेप्थ, तो ये दोनों का अगर 3 डायमेंशनल बॉडी का बात करें, तब अगर 2 डायमेंशनल बॉडी बात करते जहाँ पे सिर्फ लेंथ और ये डेप्थ रहता, तो ये लेटरल स्ट्रेन और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। 3 डायमेंशनल बॉडी है तो 2 तरह का लेटरल स्ट्रेन और एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को समझ गए और लैटरल स्ट्रेन को समझ गए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में जो भी डायमेंशन है, अगर वो लेंथ है तो लेंथ क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि ये लोड इधर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर डेप्थ था, उसके परपेंडिकुलर विड्थ था, तो ये दोनों जो डायमेंशन है ये लैटरल डायमेंशन है। उसमें किसी तरह का अगर डिफॉर्मेशन आएगा, चेंज इन डायमेंशन आएगा, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन वो लैटरल स्ट्रेन कहलाएगा। तो विड्थ में भी, विड्थ चूंकि लैटरल डायमेंशन था, विड्थ में भी चेंज इन विड्थ अपॉन एक्चुअल विड्थ, ये लैटरल स्ट्रेन, और डेप्थ में भी चेंज इन डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ, ये भी लैटरल स्ट्रेन है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन को हम लोग समझ गए। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को भी इसी फिगर से समझते हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जितना स्ट्रेन है, सपोज करिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको ई एक्स माने। वाई डायरेक्शन जैसे डी था, वाई डायरेक्शन में जितना स्ट्रेन है उसको हम लोग ई वाई माने। जेड डायरेक्शन में जितना स्ट्रेन है उसको ई जेड माने। तो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तीनों को अगर जोड़ दे, इस तरह का जो स्ट्रेन होगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम लोग सूचित करते हैं चेंज इन वॉल्यूम डी वी अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम वी, इसी को क्या बोला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ डी एल अपॉन एक्चुअल लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम, अब इसमें जो भी लोड लग रहा है, अगर लेंथ चेंज हो रहा है, विड्थ चेंज हो रहा है, डेप्थ चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज होगा। तीनों डायमेंशन अगर अल्टरेशन हो रहा है तीनों डायमेंशन में, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम में, पहले का जो वॉल्यूम था, लेंथ गुना विड्थ गुना डेप्थ, अब वो वॉल्यूम नहीं रह जाएगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम में भी चेंजेस आएगा। तो वो चेंज जो कितना चेंज आएगा, वो चेंज इन द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डी वी अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, जो पहले वॉल्यूम था, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब सिमिलरली देखिए शियर स्ट्रेन, अगर शियर फोर्स लग रहा है किसी में, किसी भी बॉडी में, तो उसके वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, जैसे कि इसमें लोड लग रहा है, इसके वजह से ये बॉडी पहले इस तरह अवस्था में था, थोड़ा बहुत डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ था, अब ये लेंथ थोड़ा डायगोनल हो गया, टेढ़ा हो गया, तो जितना भी ये लेंथ पहले वाला लेंथ और अभी जो डिफॉर्म कर गया है, उस दोनों में कुछ ना कुछ अमाउंट का डिफरेंस होगा। ये जो जैसे कि ए अब चला गया, ए बी ये लेंथ था, अब ए चला गया ए डैश पे, तो ए डैश और बी और ए और बी दोनों में कुछ ना कुछ अमाउंट का डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस इन दैट अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट ए बी, जो उस दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन। ठीक, अभी बस नाम जानना है, इस पे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। शियर स्ट्रेन को समझने के लिए अलग से टॉपिक ही आपका इसी यूनिट में सबसे लास्ट में शियर स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में डिटेल डिस्कशन है, वहाँ पे फर्दर हम लोग शियर स्ट्रेन पे आएंगे, कंप्लीमेंट्री शियर पे आएंगे, पंचिंग शियर पे आएंगे। ठीक है, इसको डिस्कस हम लोग करेंगे। अभी जो बेसिक डेफिनेशन था उसको हम लोगों ने सीखा।